Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before I take up the first topic of the day, I would like to wish you all a very happy Republic Day. उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी है कि चूंकि आज रिपब्लिक डे है तो कई सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस हैं वो बंद रहते हैं आज बिकॉज इट्स अ नेशनल हॉलीडे। तो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आज के आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से दिया है। कुछ खुले रहते हैं, कुछ बंद रहते हैं। तो मुद्दा ये है कि कई सारे अखबार कल पब्लिश नहीं होंगे कल के दिन, क्योंकि आज उनका ऑफिस बंद है, आज हॉलीडे है। तो जब कल अखबार पब्लिश नहीं होंगे, कुछ होंगे भी तो उनको हम लोग मंडे को कवर कर लेंगे। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कल न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा। इसी बहाने मैं भी एक दिन और छुट्टी ले लेता हूँ, और संडे को तो छुट्टी वैसे ही रहती है। आई डोंट ब्रिंग एनालिसिस ऑन संडे। तो जो भी इन 2 दिनों में डिस्कशंस होंगे या डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं मंडे को कवर कर लूँगा। नो नीड टू वरी एट ऑल। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। The first article is about artwork of the Indian Constitution. This topic is important from our syllabus GS paper 1 art and cultural point of view. Also important for our syllabus GS paper 2 Indian polity. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स तो आप जानते ही हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज 22 पार्ट्स, बट इसके सारे पार्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया है विथ हैंड पेंटेड इमेजेस विथ वेरी इलाबोरेट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में भी पेंटिंग की गई है। और जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया। और इसको इसको लिखने का जो काम है वो किया कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे प्रोविजंस डिटेल्ड तरीके से फाइनलाइज कर दिए। फिर इसको हैंड रिटन फॉर्म में लाने का काम किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। लगभग 6 महीने का वक्त लगा इसमें। और इसके साथ साथ जो इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स दी गई हैं, इलस्ट्रेट करने के लिए जो पेंटिंग्स दी गई हैं अलग अलग पार्ट्स में, दे वेयर conceived and created by नंदलाल बोस। ही वॉज अ पेंटर फ्रॉम शांति निकेतन। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने ये पेंटिंग्स की हैं। अब अगर आप देखें तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिससे भारत की हिस्ट्री, रिच बैकग्राउंड, उसके अलावा हमारा डाइवर्स ज्योग्राफी भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। राइट सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के फ्रीडम स्ट्रगल तक रिफ्लेक्ट किया गया है। रामायण महाभारत के भी कई सारे डिपिक्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी को भी डिपिक्ट किया गया है। राइट फ्रॉम डेजर्ट, कैमल्स मार्चिंग इन द डेजर्ट टू माइटी हिमालय, सब दिखाया गया है। तो एक एक करके देखते हैं कि किस पार्ट में क्या चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं। पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में द बुल सील। आपने देखा होगा ये बुल सील, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, विच इज रिलेटेड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बुल सील बनाया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है वहाँ पे अ मेल असेटिक, एक साधु दिखाया गया है जो मेडिटेटिव स्टेट में है, मतलब योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इससे भारत का जो कल्चर है विच इज एसोसिएटेड विथ मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, वो दिखाने की कोशिश की गई है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 22 जनवरी को भी, कि कैसे लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता हैव बीन डिपिक्टेड while returning home after battle in Lanka. तो Lord Ram is known for righteousness, और when there will be a righteous government, then only fundamental rights of each and every individual can be guaranteed. यही डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है बाय डिपिक्टिंग और पुटिंग लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 डीपीएसपी में महाभारत में बात बताई गई है। महाभारत को डिपिक्ट किया गया है, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद, कम्युनिकेशन डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। पार्ट 5 टॉक्स और रिफ्लेक्ट्स बुद्धा इन मेडिटेटिव स्टेट सराउंडेड बाय हिज डिसाइपल्स एनिमल्स एंड बर्ड। पार्ट 6 में महावीर 24th जैन तीर्थंकर सीटेड क्रॉस लेग्ड इन मेडिटेशन स्टेट।
पार्ट 7 एम्पेरर अशोका प्रोपोगेटिंग बुद्धिज्म, पार्ट 9 किंग विक्रमादित्य का कोड दिखाया गया है, पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह हैव बीन सोन टुगेदर, पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi. And perhaps this is the only female depiction from history which is sketched along with टीपू सुल्तान. उसके अलावा महात्मा गांधी को 2 बार दिखाया गया है, डांडी मार्च का डिपिक्शन किया गया है, और जो दंगे हुए थे नौखोली में जो अब बांग्लादेश में है उसका भी एक पिक्चर डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है. पार्ट 19 में सुभाष चंद्र बोस जी को डिपिक्ट किया गया है अलॉन्ग विथ हिज आज़ाद हिंद फौज, जो वो हिमालय की गोद में वो भारत के तिरंगे को सल्यूट कर रहे हैं. नेहरू जी के भी इमेज को इंक्लूड करने की बात चल रही थी बट बाद में उसको नहीं किया गया. तो ये बातें हैं, इसको अगर आप याद कर पाए तो एसए में या फिर एथिक्स में तो इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर ही सकते हैं. हो सकता है सीधा सीधा भी प्रश्न आ जाए इस बार मेंस में, क्योंकि इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है. तो आर्ट वर्क, कैलीग्राफी का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, पेंटिंग का काम किया नंदलाल बोस ने एंड हिज टीम ऑफ शांति निकेतन. कॉपीज इन हिंदी एंड इंग्लिश. आर्ट वर्क में हिस्ट्री, इंडस वैली टू फ्रीडम स्ट्रगल, उसके अलावा रामायण महाभारत को डिपिक्ट किया गया है, ज्योग्राफी भी डिपिक्ट किया गया है, डेजर्ट टू हिमालय. पार्ट 1 2 3 4 5 ये सब मैंने आपको लिख करके दिया है. जितना आप याद कर पाए उतना अच्छा है, 4 5 भी अगर आप याद कर लें तो उतना अच्छा है. इस तरीके का मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स फॉर इट्स वैरिड सोर्सेज ऑफ मेनी फीचर्स, येट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन एम्फेसाइजिंग ऑन ethos एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया. डू यू अग्री? सब्सटैंशिएट. जब भी सब्सटैंशिएट हो तो आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं अपने आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए. तो पहले आपको पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करना होगा. तो आप लिख सकते हैं कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग. फॉर एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और शॉर्ट में आप ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस फ्रॉम कनाडा एंड सम लाइक दिस. देन यू हैव टू सपोर्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. डेफिनेटली यू हैव टू सपोर्ट इट, कि नहीं ऐसा नहीं है कि इट जस्ट अ बैग ऑफ बोरोइंग, क्योंकि ये जो क्रिटिक्स होते हैं वो इसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोइंग या पैच वर्क फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ बैग ऑफ बोरोइंग. यू सी, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर अबाउट 170 ईयर्स आफ्टर द यूएस इंडिपेंडेंस, और यूएस ने दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और उसके बाद भी कई सारे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए. भारत को आज़ादी काफ़ी बाद में मिली. तो ये बात आपको लिखनी है कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, दे वेर पार्ट ऑफ इंडियन इथोस. बट चूंकि कई सारे संविधान पहले लिखे जा चुके थे, भारत के संविधान लिखे जाने से पहले, इसलिए ये आइडियाज वहां पे भी पहले आ गए. और देख करके ऐसा लगता है कि इंडिया हैज बोरोड दीज आइडियाज कंप्लीटली फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन. बट कई सारे यूनिक फीचर्स भी हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. आपने देखा है कि रिजर्वेशन की बात की गई है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो वही हुआ ना, चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. अदरवाइज यूएस में आप देखिए तो जुडिशियरी की सुप्रीमेसी है, ब्रिटेन में आप देखें तो लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी. हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस है, बैलेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. उसके अलावा चूंकि ये सवाल में पूछा गया है कि भारत का ईथोज और हिस्ट्री को भी साथ ही साथ इमोर्टलाइज करने की कोशिश की गई है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि सेवरल आर्ट वर्क अलॉन्ग विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट्स हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू इमोर्टलाइज इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें फिर आपको जितना याद आ पाए कि पार्ट 1 में बुल सील है, पार्ट 2 में एक एसेटिक को दिखाया गया है, पार्ट 3 में लॉर्ड राम, पार्ट 4 में अर्जुन कृष्ण, पार्ट 5 में बुद्धा, पार्ट 6 में तीर्थंकर महावीर. जितना आपको याद आ पाए वो लिख दीजिए. कंक्लूजन कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि भारत का संविधान काफी रिगरस वर्क का आउटकम है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉलिंग इट बैग ऑफ बोरोइंग इज आउटकम ऑफ जस्ट सुपरफिशियल इवैल्यूएशन. इंडिया फ्रांस टाइज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर. भारत और फ्रांस पे सवाल आ सकते हैं इन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस. क्यों आ सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल? क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इज चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया था
फ्रांस के बैस्टील डे परेड में, बैस्टील डे परेड इज एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होता है, वैसे ही वहाँ पे वो लोग बैस्टील डे सेलिब्रेशन या बैस्टील डे परेड कराते हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। तो ये बताता है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाह रहे हैं, रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ क्यों हम कह रहे हैं कि फ्रांस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप गुड टाइज विद फ्रांस। रिसेंटली एन एग्रीमेंट known as Horizon 2047 agreement was signed, which lays down the future roadmap between India and France and different areas of collaboration in next 25 years. So different areas of collaboration where India and France are looking to work together are supercomputing, cloud computing, artificial intelligence, quantum technology. अभी अगर इंडिया फ्रांस के बीच में बात की जाए सेवरल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज वन सच एरिया ऑफ कोऑपरेशन. फ्रांस हैज इमर्ज सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया. देखिए यहाँ पे सिपरी, द स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड एपीएससी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन भी पूछा था. जो सिपरी है ये डिफेंस रिलेटेड डेटा वर्ल्ड कंट्रीज के पब्लिश करता है. तो अब देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट पे खर्च करने वाला देश है भारत. दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया. आर्म्स इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं. किन किन देशों से करते हैं, ये 2018 से 2022 का डेटा है, पिछले 4-5 सालों का डेटा है लगभग. सबसे ज़्यादा रसिया से, दूसरे नंबर पे फ्रांस से. तो वही बात यहाँ लिखी गई है. तो फ्रांस हैज इमर्ज सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया. कई सारे मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट जो हमने फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं वो हैं रफाल, मिराज फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन. जॉइंट एक्सरसाइजेस फ्रांस के साथ भारत करता है, वरुणा नेवल जॉइंट एक्सरसाइज, गरुड़ एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज में, शक्ति इज आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज. उसके अलावा फ्रांस इज द कंट्री दैट हैज सपोर्टेड अगेन एंड अगेन इंडियाज इंक्लूजन as a permanent member in UNSC. So that is a strategic cooperation India is looking forward from France. Geopolitical significance अगर देखा जाए फ्रांस का, तो फ्रांस और इंडिया दोनों ही सेम गोल रखते हैं एज फार एज एशिया पैसिफिक रीजन इज कंसर्न. फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबका वही गोल है, टू कीप एशिया पैसिफिक रीजन फ्री फ्रॉम चाइनाज अग्रेशन. तो एशिया पैसिफिक रीजन में भारत और फ्रांस का इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ज करता है. उसके अलावा इंडियन ओशन में इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स फुटप्रिंट. वी हैव टॉक्ड सो मेनी टाइम्स कि इंडियन नेवी वांट्स टू डेवलप इंडियन ओशन एज इट्स बैकयार्ड. तो an Indian Navy wants to become the first responder ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन. तो उसके लिए इंडियन नेवी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयर फोर्स प्लेन्स हैव बीन अलाउड टू डिप्लॉय इन द रीयूनियन आइलैंड. अब देखिए रीयूनियन आइलैंड यहाँ पे है इंडियन ओशन में. रीयूनियन आइलैंड्स, ये यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड्स, इनका एक बार मैपिंग भी देख लीजिए अच्छे से. मडगास्कर के पास में है, उसके ईस्ट में है. और फिर मॉरिशस, अगलेगा आइलैंड, सेचिल्स एंड ऑल. तो रीयूनियन आइलैंड पे इंडियन एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय करने का को अलाउ किया है फ्रांस ने. तो दैट इज इन लाइन विथ इंडिया स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट्स फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन. इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यूपीआई, जो भारत का डेवलप किया हुआ है पेमेंट सिस्टम, उसको रिटेल पेमेंट के लिए अलाउ किया है फ्रांस में. So this could be one step towards de-dollarization or promoting rupee for international transactions. एक छोटा सा step, but yet an important one. So France is first such country in Europe. FDI की बात की जाए तो 11th largest foreign investor, not such a big achievement as far as foreign investment is concerned, लेकिन ठीक है. सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अगेन इंपॉर्टेंट. जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस की मदद से भारत दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बना रहा है. उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी डेवलप करने में मदद कर रहा है फ्रांस इंडिया की. स्पेस कोऑपरेशन में फ्रांस की एजेंसी CNES is working with India's ISRO, and they have jointly signed an agreement, joint vision for space cooperation in 2018. India and France are collaborating on joint Earth observation mission जिसका नाम है तृष्णा. लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं इंडिया फ्रांस रिलेशन में. सबसे पहला है IPR इश्यूज. जो फ्रेंच कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत के साथ ट्रेड कर रही हैं, उनका कहना है कि भारत के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रिजीम
स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले हो रहे हैं। जैसे जैतापुर प्रोजेक्ट आप देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में आ रहा है, 2008 में ही साइन हो गया था, अभी तक इस पे कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। एब्सेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ब्रॉडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है। उसमें उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। लेकिन जब तक वो BTIA साइन नहीं होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अलग अलग करके इंडिविजुअल कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन करते, तो फ्रांस के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं, और इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहा है सीधा सीधा BTIA साइन करने के लिए, विच इज ए टेम्पलेट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है। काफ़ी टाइम से ये डिले हो रहा है, कई सारे कारण हैं उसमें। एंड ऑफ कोर्स कुछ कुछ जो जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, उसमें डाइवर्जेंस है। फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन वॉर में अगर बात की जाए, तो फ्रांस हैज़ बीन वेरी वोकल और क्रिटिकल ऑफ रसिया, जबकि इंडिया ने काफ़ी नुआंस्ड या मिडिल पाथ लिया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा रसिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, तो वहाँ पे जाकर के इंडिया और फ्रांस के गोल्स थोड़े से डाइवर्ज होते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया फ्रांस टाइज। तो करंट में आपको पता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इज चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर व चीफ गेस्ट ऑफ बास्टिल डे परेड। Horizon 2047 document outlining area of cooperation in next 25 years, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब में कोऑपरेशन की बात चल रही है। किन किन एरियाज में कोऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है? तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में फ्रांस इज सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ऑलरेडी रफाल, मिराज फाइटर जेट्स और स्कॉर्पिन सबमरीन्स को दे चुका है हमें। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में वरुणा, गरुड़ा, शक्ति। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो फ्रांस हैज बीन सपोर्टिंग इंडियाज मेंबरशिप टू UNSC एज ए परमानेंट मेंबर। जियो पॉलिटिकल में इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है फ्रॉम चाइनाज एग्रेशन, अलाउज इंडियन एयरक्राफ्ट टू रीयूनियन आइलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में UPI फॉर रिटेल पेमेंट अलाउ करने वाला फ्रांस यूरोपियन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में जैतापुर आपको याद रखना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स याद रखने हैं। स्पेस कोऑपरेशन में CNES और इसरो ने साइन किया है ज्वाइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन एंड ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन कृष्णा। लेकिन इश्यूज क्या हैं? कुछ IPR इश्यूज हैं बाय फ्रेंच कंपनी। स्टॉल प्रोजेक्ट्स, जैतापुर हैज बीन स्टॉल्ड फॉर लास्ट 16 ईयर्स। नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट BTIA with European Union has not been finalized yet, and divergent geopolitical approach, especially on Russia-Ukraine war. ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट टॉपिक इज कुमकी एलिफेंट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो कुमकी एलिफेंट्स होते हैं, दे आर कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स। कैप्टिव मतलब इनको फॉरेस्ट से कैप्चर करके फिर ट्रेन किया जाता है ताकि ये हमारे अलग अलग काम में आ सके। तो ये जो इनको कहा जाता है कुमकी एलिफेंट, ट्रेंड कैप्टिव एशियन एलिफेंट, उनका इस्तेमाल होता है पेट्रोलिंग में एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और इनको उनकी एलिफेंट्स की मदद से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को भी मिनिमाइज करने पे काम किया जाता है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आए कुमकी एलिफेंट बिकॉज उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ deployed some of the Kumki elephants from Tamil Nadu in order to reduce human elephant conflict. तो असम के अंदर भी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट का केस बहुत ज़्यादा है। तो GS पेपर 5 में जब आप लिख रहे हो कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो एक एडिशनल पॉइंट आप लिख सकते हैं, कुमकी एलिफेंट्स कुड बी डिप्लॉयड इन ऑर्डर टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। एलिफेंट्स की बात चल रही है तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट। दे आर लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया। लगभग 30,000 इनकी जनसंख्या है भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है कर्नाटका में, लगभग 6,000, और दूसरे नंबर पे आसाम में। And this we are talking on the basis of census conducted in 2017. एलिफेंट्स की अगर बात की जाए तो IUCN स्टेटस है इनका इंडेंजर्ड। दे आर मोस्टली फाउंड इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इनको कंजर्व करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज स्टिल रनिंग। 1992 में लाया गया था। इसमें एलिफेंट्स की पॉपुलेशन और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। एलिफेंट कॉरिडोर्स मतलब एक जंगल से दूसरे जंगल को कनेक्ट करने वाला जो पाथ होता है। तो एलिफेंट झुंड में घूमते हैं बेसिकली, और उसमें भी दे आर लेड बाय फीमेल एलिफेंट। तो एक जंगल में ज़्यादा टाइम तक जब रहते हैं तो उसका पूरा का पूरा रिसोर्स को वो लोग खा जाते हैं, तो फिर उनको दूसरे जगह जाना होता है, क्योंकि ज़्यादा खाते हैं ये लोग। तो इसलिए एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
तब फिर एक इकोसिस्टम को पूरा कंज्यूम करने के बाद ये दूसरे इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं झुंड में। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। वहाँ पे अगर हम लोग रोड बना देते हैं, रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं, तो दैट हैज़ अ वेरी डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट। तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। उसके अलावा IUCN ने एक इनिशिएटिव चलाया है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, विद द एम ऑफ कंजर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स। गज यात्रा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगेन 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स को मेनली आइडेंटिफाई किया गया इसमें, जहां पे एलिफेंट्स के एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। दैट हैज बीन नेम्ड राइट ऑफ पैसेज फॉर एलिफेंट्स। एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है माइक, मॉनिटरिंग किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये है पूरा फुल फॉर्म माइक का। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ऑफ कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, जिसमें जहां जहां पे पॉसिबल किलिंग हो सकती है एलिफेंट्स की, उन साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है माइक प्रोग्राम के अंतर्गत, और वहां पे फिर स्पेशल सर्विलेंस रखा जाता है। तो भारत के अंदर 10 ऐसे साइट हैं, माइक साइट जिनको कहते हैं। सारे तो आप याद नहीं रख सकते, बट असम के अंदर जो दो हैं उनको याद रखिए, चिरांग रीपू एंड दिहांग पटकाई। ये दो रीजन है जो माइक साइट्स हैं, यहाँ पे पॉसिबल इलीगल किलिंग हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विलेंस रखा जाता है अंडर माइक प्रोग्राम, विच इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 में गांधीनगर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, विच एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। असम के अंदर एलिफेंट्स पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान लाया जा रहा है, जिससे एलिफेंट्स एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आराम से चले जाएं विदाउट गेटिंग कंस्ट्रेंड बाय द नेशनल हाईवे, आई थिंक नेशनल हाईवे नंबर 37। रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट टू ट्रैक देयर मूवमेंट एंड इन दैट वे टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। सेंसिटाइजेशन ऑफ लोकल विलेजर्स, नहीं तो कुछ जगहों पे केसेस हैं कि फायर क्रैकर्स, किरोसिन ऑयल, टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एलिफेंट्स को और ज़्यादा इंस्टिगेट कर सकता है। एक और इनिशिएटिव है रिहैब इनिशिएटिव, जिसमें क्या किया जाता है कि इसे बी फेंसेस बना दिए जाते हैं। देखिए, मधुमक्खियों का ऐसे दो हाइव है, बी हाइव्स, और ये हमारा मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल लैंड है। नॉर्मली एलिफेंट्स क्या करते हैं, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि आप खेतों में काम कर रहे हैं एंड एलिफेंट्स इंटर इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड इन ऑर्डर टू लुक फॉर सम फूड। तो इस कारण से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और बी हाइव लगा दिया गया और बीच में एक छोटा सा वायर लगा दिया गया। इनको कहा जाता है बी फेंसेस। अभी एलिफेंट आएगा, ये वायर को ब्रीच कर देगा, बी निकल करके आएंगी, वो एलिफेंट्स को जब काटेंगे तो एलिफेंट्स भाग जाते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड टू बी फियरिंग फ्रॉम द बीज, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंतर्गत एक इनिशिएटिव लिया गया है, बी रिहैब इनिशिएटिव। इसको असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कुम्की एलिफेंट ट्रेंड एशियन एलिफेंट्स यूज्ड फॉर पेट्रोलिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रिसेंट में उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया है फ्रॉम तमिलनाडु। जीएस पेपर 5 में इस्तेमाल हो सकता है। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट आसाम में तो एक मेजर इशू है। एलिफेंट्स लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया, अबाउट 30,000 पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कर्नाटका में, फॉलोड बाई असम। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप बाय IUCN, गज यात्रा इनिशिएटिव बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, माइक प्रोग्राम, देयर आर 2 sites in Assam under it, Chirang and Deng Patkai, एंड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज COP13, गांधीनगर डिक्लेरेशन। और आसाम के अंदर ये 4 इनिशिएटिव्स, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, रेडियो कॉलरिंग अवेयरनेस एंड प्रोजेक्ट रिहैब टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज पद्म अवार्ड्स टू टू पर्सनालिटीज फ्रॉम असम। तो दो लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है असम से इन द ईयर 2024, पार्वती बरुआ जी एंड सर्वेश्वर बासुमतारी जी। पार्वती बरुआ जी के बारे में अगर देखा जाए तो सी इज टैग्ड एज और नोन एज हाथी की परी, क्योंकि सी इज द फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महाउर। उन्होंने एलिफेंट्स, सी केम फ्रॉम अ रीजनेबली गुड फैमिली, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड की बात की जाए तो, येट हर लव फॉर एलिफेंट्स एंड लव फॉर नेचर एंड इट्स कंजर्वेशन मोटिवेटेड हर टू बिकम एन एलिफेंट महाउर एंड सी ओवरकेम ऑल द स्टीरियोटाइप्स। तो इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग वगैरह में भी, इनके बारे में भी पढ़िए। तो सी ओवरकेम स्टीरियोटाइप्स
कि विमेन महावत तो होती नहीं है, महावत का काम तो मेन करते हैं, बट सी ओवरकेम दैट दिस स्टीरियोटाइप इन मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ बीइंग महावत। इसलिए इनको कहा जाता है हाथी की परी। एंड उनका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स एलिफेंट कंजर्वेशन एंड प्रिवेंटिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, इस कारण से 3 स्टेट्स की सरकारें उनकी मदद लेती हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एंड train the captured elephant. She has been awarded with this Padma Shri award under social work section. पार्वती बरुआ जी का आप एग्जाम्पल जीएस पेपर 4 में भी लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, पीपल हु हैव केयर फॉर इन्वायरमेंट, हाउ दे कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। दूसरा है सर्वेश्वर बासुमतारी जी, वंस ए डेली वेज लेबरर, उसके अलावा ट्राइबल फार्मर भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सर्वेश्वर बासुमतारी जी ने कई कई नए इनोवेटिव मेथड्स निकाले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के, और इस कारण से उन्होंने बाकी फार्मर्स की भी मदद की, नॉलेज को ट्रांसमिट किया टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी एंड दैट हेल्प्ड इन इनकम ऑगमेंटेशन फॉर फार्मर्स। एंड दैट इज वाई सर्वेश्वर बासुमतारी जी को कहा जाता है चिरांग के कृषि चिराग, और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है अंडर द कैटेगरी अदर्स। तो 2 लोगों के बारे में, पार्वती बोरगा जी फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महावत, हाथी की परी, वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, सोशल वर्क सेक्शन। सर्वेश्वर बासुमतारी जी डेली वेज वर्कर थे, वह ट्राइबल फार्मर भी थे, ट्रांसमिटेड, अभी भी वो ये काम करते हैं, ट्रांसमिट एग्रीकल्चरल नॉलेज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी एंड नोन एज चिरांग के कृषि चिराग। न्यू मेमेलियन स्पीसीज एडेड टू काजीरंगा फौना। पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 2 मैमल्स को ऐड किया गया है काजीरंगा के अंदर, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। वो मैमल्स हैं बिंटूरोंग एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर। बिंटूरोंग ऐसा कुछ दिखता है, इसको बियर कैट भी कहते हैं, इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साइज जो है लॉन्ग, हेवी, विथ शॉर्ट एंड स्टाउटेड लेग्स, पांव इसके काफी छोटे छोटे होते हैं। इसका प्रीहेंसाइल टेल होता है। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब कि अपनी टेल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को ये होल्ड कर सकता है। ऐसे बहुत कम स्पीसीज कर सकते हैं। इसके अलावा बस एक स्पीसीज है ऐसा, किंकाजू, जो अपने टेल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। इस बिंटूरंग कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ सीवेट जेनेट्स, तो उसी फैमिली से है, मालाबार सीवेट वगैरह के। इट इज ओमनीवोरस एंड आईयूसीएन में इसको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। Small clawed otter, it has also been introduced to Kaziranga ecosystem. It is also native to South and Southeast Asia. It is the smallest otter species in the world. Nocturnal है, मतलब रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है ये, and feed on crabs and small fishes. IUCN में अगेन वल्नरेबल है ये नॉर्मली वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटका में। असम के अंदर काजीरंगा में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है हाल फिलहाल में। तो 2 नए स्पीसीज टू काजीरंगा, बोथ ऑफ देम आर मैमल्स, बियर कैट साउथ एशिया में, प्रीहेंसाइल टेल, सीवेट फैमिली, ओमनीवोरस एंड आईयूसीएन में वल्नरेबल। सेम इज फॉर स्मॉल क्लॉड ऑटर, साउथ एशिया में मिलता है, वल्नरेबल है, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, असम वगैरह में है, बट इट इज मेनली कार्निवोरस एंड एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, नॉक्टर्नल। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कुर्द्स आर नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, बाकी दोनों सही मैच है, तो करेक्ट आंसर इज 2 and 3। क्राउड आउट इफेक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम हो जाएगा अगर एयर सैचुरेट हो जाए, तो फिर तो इवापोरेशन होगा नहीं, इवापोरेशन होगा नहीं, तो फिर ड्राई बल्ब का टेम्परेचर भी क्यों, वेट बल्ब का टेम्परेचर भी क्यों गिरेगा, फिर तो वो ड्राई बल्ब के बराबर ही होगा। एंड ड्यू पॉइंट हैपेंस व्हेन सैचुरेशन इज देयर, तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर मोर और लेस सेम ओनली, बट विथ डिफरेंट लैंग्वेज। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।